नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। मैं बिल्कुल आपको एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आपके बीच जुड़ा हूं मैं आज एक नए स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है? जो हमारी सीरीज चल रही थी, मैंने देखिए 800 की सीरीज पूरी अपलोड कर दी है। उसके बाद अब मैंने अपलोड एक 440 आपका SRS 4400 आपका अपलोड कर चुका था मैं, और एक आपका SRS बचा था 4410, और कुछ सोचा मैंने आज क्यों ना अपलोड कर दिया जाए इसको भी। तो देखिए इसका क्या करना है, आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा की तरह सेम मैंने आपके लिए नोट्स बना दी है, PDF में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर ले। और देखिए ये स्टैंडर्ड को बहुत प्यार से पढ़ेंगे, वैसे ही नोट्स प्यारे प्यारे से बनाए हैं, और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। एक भी टॉपिक नहीं मिलेगा आपको जो मिस हो रखा हो। किसी ऑथर की किताब में आप देख लें, या फिर आप स्टडी मटेरियल देख लें, या फिर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक देख ले, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल में और ऑथर की किताबों में मिलेगा। और आप ये नोट्स पढ़ते हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर लाइक कर, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है तो देखिए ये तो बनता ही है यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन आपसे मांग रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने रिव्यूज दे, व्यूज दे, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज, ताकि मैं आगे इंप्रूवमेंट कर सकूं अगर कोई कमी भी रह रही है तो। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। SRS 4410, SRS 4410 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होता है? SRS 4410 होता है हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। किससे रिलेटेड है हमारा? ये है कंपाइलेशन एंगेजमेंट से। अब आप पूछेंगे कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए SRS 4410 होता है हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता है। ये स्टैंडर्ड क्या करता है? डील्स विद द प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा यहाँ पर, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए हम यहाँ पर ऑडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? वर्ड प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन एंगेज टू असिस्ट मैनेजमेंट with preparation and presentation of financial information of the entity एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बात कर रहा है कि प्रैक्टिशनर की क्या यहाँ पर डील करता है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस में एंगेज है, वो क्या करता है? असिस्ट करता है किसको? मैनेजमेंट को। किस में असिस्ट करता है? प्रिपेयर करने में। क्या? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। मतलब आपका प्रैक्टिशनर जो है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन इसका क्या यहाँ पर क्या है? ये आपका नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या है आपका? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। जैसे हमने इससे पहले 800 की सीरीज में भी पढ़ रहे थे, ये हमारे नॉन एश्योर, इससे मैंने 4400 की अगर आप वीडियो देखियो तो वहां पर भी मैंने आपको बताया ये है हमारे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। यहाँ पर ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता। क्या नहीं देता? अपना ओपिनियन नहीं देता। जैसे आपका 705 में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ये हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता एश्योरेंस एंगेजमेंट तो आप पीछे जाकर एक बार मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। अब अगर आप देखिए ये क्या कह रहा है? डज नॉट रिक्वायर द प्रैक्टिशनर, क्या? डज नॉट रिक्वायर द प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर कंपाइलेशन। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर ये जो प्रैक्टिशनर होता है हमारा, ये हेल्प करता है किसको? प्रैक्टिशनर हेल्प करता है मैनेजमेंट को, उनको असिस्ट करता है किसके अंदर? असिस्ट करता है उनको प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, वो प्रेजेंट करता है। लेकिन ये कह रहा है कि ये हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होती, और यहाँ पर ऑडिटर को यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो वेरीफाई करे। क्या वेरीफाई करे? एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जो वो कर रहा है ना, ये जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है? वो उस बेसिस पे कर रहा है जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को यहाँ क्या करे? वेरीफाई करे। ठीक है, और उसका कोई यहाँ पर ओपिनियन देने का कोई वो नहीं है, यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं देगा। अगर आप बात करें पर्पस की, बात करें कि पर्पस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्वेश्चन कोई ऐसा आएगा नहीं खास, बट वैसे आपको बता देता हूँ। पर्पस क्या है? टू कंप्लाई विद द मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर द लॉज एंड द रेगुलेशन। ठीक है, आपके लॉज एंड रेगुलेशन के साथ पीरियोडिक आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। और साथ में पर्पस एक ये भी हो सकता है अनरिलेटेड टू द, इसे अनरिलेटेड भी हो सकता है। क्या क्या? आप किसके लिए कर रहे हैं? फॉर मैनेजमेंट एंड TCWG आप यहाँ पर ये कंपाइल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप हेल्प कर रहे हैं, या फॉर एक्सटर्नल पार्टीज कर रहे हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी ट्रांजेक्शन पर्पज से कर रहे हैं। ये पढ़ लेना, एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको आप स्किप भी कर दें। तो अगर बात करें, आगे बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपने पहले भी पढ़ रखी है ये चीजें, और ये पेपर में आपकी 100% आएगी, आ सकती है। ये क्या कह रहा है? प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस द प्रैक्टिशनर हैज एग्रीड द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट।
विद द मैनेजमेंट एंड द एंगेजमेंट पार्टी। जब तक वो एंगेजमेंट की टर्म्स, अगर आपने 210 याद हो तो आपने पढ़े हुए हैं वहां पर, जब तक वो टर्म्स को एग्री नहीं करेगा ऑडिटर या मतलब जो आपकी मैनेजमेंट है, तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। किसको एक्सेप्ट नहीं करना है? प्रैक्टिशनर को। ये कौन कौन से हमारे यहाँ पर एंगेजमेंट के यहाँ पर ये जो क्या क्या कंडीशंस है, आपको क्या क्या ध्यान है, क्या क्या टर्म्स, तो ये आपने देखा, ये सारे वही पॉइंट्स है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, ये आपको देखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द प्रैक्टिस। ये आपको याद करने के, क्या आप 210 में देखते थे आपको मिसिंग देता था, आपको यहाँ पर मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आपको मिसिंग दे देता था, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि ये कंप्लीट है या नहीं। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे। एक यहाँ पर क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, और आखिरी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। और इसके अंदर भी आपके 4 पॉइंट है। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। उससे करने से पहले ही आपको एंगेजमेंट लेटर में ये सब चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। क्या क्या कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एफआरएफ की, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल को लेकर, यहाँ पर एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और जजमेंट्स जो उन्होंने बनाई है मेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी आपको क्या करनी है? एक्सेप्टेंस, यहाँ पर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये सारी टर्म्स के साथ एग्री करना पड़ेगा, तभी आप ये एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये सारी आपकी टर्म्स होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है ये क्वेश्चन। तो इसके अलावा अगर आप बात करें, आगे बढ़े, ये एक क्वेश्चन आ सकता था पेपर में, और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। ये पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके भी आने के। तो अगर बात करें परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट में, कैसे परफॉर्म करेंगे आप एंगेजमेंट? सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग ले लो किसकी? फॉलोइंग मैटर्स की। कौन कौन से मैटर्स की? एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशन की, इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड द रिकॉर्ड। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं ले तो आप ऐसे आप उसके हेल्प कर के बारे में जान लो, और उसके रिकॉर्ड से यूज करें, उनके रोल से कैसे वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, सब चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे क्या? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन एप्लीकेशन इन द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री, कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो एंटिटी के अंदर है और इंडस्ट्री के अंदर है। तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये एंगेजमेंट करने से पहले। उसके बाद आपको मतलब प्रैक्टिशनर को रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और सिग्निफिकेंट जजमेंट, उससे रिलेटेड ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे। ये क्या कह रहा है? प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग द रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स एंड द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर को क्या करना है? कंपाइल करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किससे? रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद क्या करना है? उसको डिस्कस करनी है, जो उसने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए ना, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करते टाइम, उसको उसके साथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन करनी है। वो डिस्कशन करने के बाद प्रायर टू द कंप्लीशन प्रैक्टिशनर शैल रीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको रीड करनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन लाइट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल एफआरएफ। जो एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशन है, एक बार रिपोर्ट बनाने से पहले, कंप्लीट करने से पहले, उसको यहाँ पर पहले उसको देखना पड़ेगा। दोनों चीजों को ध्यान से देखिए, जो उसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिया है और उसको कंपनी के एंटिटीज के जो एप्लीकेबल एफआरएफ है उससे यहाँ पर उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले कि वो एक ही फ्लो में चल रहे हैं, मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें, इफ द रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स और द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट आर इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट, अगर जो इन्फॉर्मेशन दी है मैनेजमेंट ने, जो इन्फॉर्मेशन दी है, रिकॉर्ड्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, या फिर जजमेंट जो दिए है इनएक्यूरेट है और इनकम्प्लीट है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे मैनेजमेंट की अटेंशन लेंगे और क्या करेंगे? एडिशनल और करेक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मांगेंगे उनसे। क्या मांगेंगे? एडिशनल और मैनेजमेंट से मांगेंगे। मैनेजमेंट अगर प्रैक्टिशनर है, कमिट करने में आसान है, देंगे तो मैनेजमेंट की मैनेजमेंट प्रोवाइड में उसको डॉक्यूमेंट्स, तो आपको विड्रॉ करना है। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन अगर आपकी इनकम्प्लीट है, मैनेजमेंट से बात करो, उसको जाके कहो भाई अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे और करेक्टेड इंफॉर्मेशन दे। अगर इंफॉर्मेशन वो करेक्टेड नहीं दे पा रही मैनेजमेंट, तो आप अपना विड्रॉ कर लो। अगर आपको लगता है कि वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, वो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट जो हम मांग रहे हैं वो नहीं दे रही, आप सिंपली आप विड्रॉ करें
और अपना जो डिसीजन है रीजन के साथ, अपना रीजन के साथ जाकर आप मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बता दें। समझ आ रहा है? क्या करना है आपने, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को आपने जाके बता देना है और विड्रॉ क्यों कर रहा हूं मैं उसका रीजन बता देना है। उसके बाद अगर प्रैक्टिशनर अवेयर हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है, या फिर जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन करी है वो एडिक्वेट नहीं है, या फिर जो अमेंडमेंट्स टू द कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर, या जो हमने कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रैक्टिशनर ने बनाई है जो हेल्प करी है मैनेजमेंट को असिस्ट करी है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जरूरत है, या फिर द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अदरवाइज मिसलीडिंग। क्या क्या बात मैंने आपको बोली कि या फिर जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग है, या कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, या फिर वो एडिक्वेट नहीं है एज पर द एप्लीकेबल एफआर है, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, ही विल प्रपोज द अमेंडमेंट्स, वो अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को कि ये अमेंडमेंट्स करके आप मेरे को दें। अगर मैनेजमेंट मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिक्लाइन कर देती है तो आप चुपचाप विड्रॉ करो और अपना रीजन बता के चलते बनो। ठीक है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करनी एंगेजमेंट, अपना एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लो। अगर आपको सही से आपको नहीं बताती वो और आपका कहना नहीं मानती, यहाँ पर अगर आपको अमेंडमेंट्स करके नहीं दे रही जो आप चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल अपना बेझिझक होकर अपना चल दो, अपना झोला उठाओ और चल दो। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, विड्रॉ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि लॉ और रेगुलेशन कह सकता है यहाँ पर, तो डिटरमाइन करो एज पर द कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या लीगल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप वो डिटरमाइन करो। उसके बाद आपका क्या है, आपको क्या करना है, ऑब्टेन करनी है एक्नॉलेजमेंट। किससे, मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन। अपने आप को सेफ खेल के चलना है, आप कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, आप कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, आप सिर्फ असिस्ट कर रहे हो उसको, तो आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो, उनसे रिप्रेजेंटेशन लेके चलो और उनको से एक्नॉलेज कराओ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, मैनेजमेंट की। फाइनल वर्जन जो आपने दिया है ये मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का इसके अंदर, प्रैक्टिशनर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये आपको लेके चलना है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ खास बचा नहीं, दो टॉपिक बचे हैं। एक आपका बचा है प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट देखिए, ये टाइटल, एड्रेस, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ये सारे हर बार जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं सब में आ रहा है ये, तो इसमें कुछ आपने खास पढ़ना नहीं है। ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से आ सकता है पेपर में। तो ये क्या है, आपको क्या क्या लेना, क्या क्या लिखना है, आपको लेनी है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, उसका डिस्क्रिप्शन देना है। आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ है, वो आपने रिपोर्ट में लिखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपको लिखना है। स्टेटमेंट दैट द प्रैक्टिशनर हैज द कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ये भी आपको पता के चलना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करी है उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर कंपाइल करने में हेल्प करी है इनकी। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल एफआरएफ और प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है कि जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है और मैं किसी भी चीज़ को वेरीफाई और एक्यूरेसी के ऊपर अपना कमेंट नहीं कर रहा कि मैं इसकी उसके कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर मतलब अपनी एश्योरेंस नहीं दे रहा, सीधी सी बात है ना, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ इसके ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन। तो ये चीज़ बता के चल रही है आपको। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, ये एक अच्छा टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। इसकी मेमोरी टेक्निक आप SRF करके याद कर लो या सिर्फ करके याद कर लो। सिर्फ आपको 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, और सिर्फ में क्या डॉक्यूमेंट करना है, आपको डॉक्यूमेंट करने हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड हाउ दिस मैटर्स वर एड्रेस्ड। सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड हाउ दिस मैटर वर एड्रेस्ड। जोन जोन से आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके आए थे, उनको एंगेजमेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट मैटर थे ना, उनको आपने कौन कौन से थे और उसको आपने कैसे एड्रेस किया। रिकॉर्ड ऑफ हाउ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल्स विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जो आपने कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन करी है वो जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करी थी उनका रिकनसिलेशन। और लास्ट, कॉपी ऑफ द फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। एक आपको क्या देना है, फाइनल वर्जन ऑफ कॉपी ऑफ द फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। ठीक है, सिंपल था। मेरे को नहीं लगता यार कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि हो सकता है दिक्कत आए तो आप बेझिझक होकर यार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप वहां पूछ लेना। एक लास्ट टॉपिक क्या है, एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट और एंगेजमेंट एज पर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। बस यही था इसके अंदर। तो देखिए हमने कितनी देर में कर लिया यहाँ पर, अगर इस चैप्टर को बात करें
तो अराउंड 14 मिनट में हमने इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आप देखें तो यार कोशिश करी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की। मोटा मोटा आपको मैंने बता दूं कि इसके अंदर वही चीजें थी कि आपकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट में असिस्ट कर रहा है, यहाँ पर जो आपका ऑडिटर है असिस्ट कर रहा है प्रिपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। और क्या कर रहा है, ये सिर्फ असिस्ट कर रहा है, कोई एक्यूरेसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रहा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इसकी बात करें, ये आपके सारे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आपको लेके चलनी है, ये सारे पॉइंट्स आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। अगर आप बात करें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको इस चीज की। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का रिकॉर्ड बना के रिकॉर्ड के बारे में हमने पॉइंट्स डिस्कस करे। उसके बाद अगर मैनेजमेंट आपसे एग्री नहीं कर रही, आप उसको कह रहे हो, तो आप अपना विड्रॉ कर जाओ। किस किस केसेस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको विड्रॉ करना भी पड़ जाए, वो ये पॉइंट्स थे। उसके बाद ये प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट थी और क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करके चलनी है एज पर 4410 SRS के अंदर। तो ये मैंने कोशिश करी कि आपको जल्दी से जल्दी निपटा दूं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मैं विपुल आपका दोस्त इसी तरीके से नई नई वीडियोस के साथ आपके बीच जुड़ता रहूंगा। अपना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करेंगे तभी मैं और वीडियोस के साथ आपके बीच जुड़ पाऊंगा। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।